दूसरे सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी पहले सेशन की फैकल्टी रही हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक भी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और इस सत्र की हमारी फैकल्टी हैं। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे डायग्नोसिस पर। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 7 में चैप्टर 27, ये ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स डिजीज इन चाइनीज एक्यूपंक्चर, इस विषय पर पुनः स्वागत सुधा पाठक जी का। और मैं शेयर कर रहा हूँ और सर स्टार्ट करूं? जी हाँ, सर्वप्रथम क्लास में आज खेमका सर का जन्मदिन के अवसर पर उनको याद करते हुए, अरविंद सर को नमन करते हुए क्लास में उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज हम अपने एक एक्सरसाइज 7 में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लंग्स के बारे में चर्चा करेंगे इस सत्र में। लंग्स हम जानते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसको तो हम ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग जानते ही हैं, मानव शरीर के अकॉर्डिंग, लेकिन चाइनीज एक्यूप्रेशर में भी इसका एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज इस दृष्टिकोण से चाइनीज एक्यूप्रेशर के दृष्टिकोण से इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं, जिससे कि हमें हमारे ट्रीटमेंट में सहायता मिले। तो इससे पहले कि इस ट्रीटमेंट की कुछ बातें करें, उससे पहले लंग्स के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी। इसमें है लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि हमारे वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी में 2 शंकु कोन के शेप में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन लेना, जिसको कि ब्लड में भेजना, ऑक्सीजन लेकर ब्लड में भेजना, और ब्लड में जो इम्प्योर ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है उसको रेस्पिरेशन के फंक्शन के दरमियान उसको शरीर से बाहर करना, बाहर से शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन देना होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का वह इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें विंड पाइप, ब्लड वेसल्स और रेस्पिरेटरी वेसल्स इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में लंग्स 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के नहीं, 2 होते हैं। पहले राइट लंग्स और लेफ्ट साइड लंग्स, जिसमें कि राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं। राइट लंग्स 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंटीरियर लोब। इसके बाद लेफ्ट लंग्स भी 2 पार्ट होते हैं, पहला है सुपीरियर लोब और दूसरा है इंफीरियर लोब। दोनों लंग्स के बीच का जो एरिया होता है, जैसा कि मैंने बताया 2 लंग्स 2 साइड में लेफ्ट राइट 2 होते हैं, उनके बीच में जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं मेडिस्टेनियम कहते हैं। ये तो लंग्स की बाहरी स्ट्रक्चर को अभी हमने देखा है, लेकिन इसके बाद लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं, जिसमें कि ब्रोंकियाई, एल्वेलाई, स्मॉल एयर पैसेजेस, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल और नर्व्स आते हैं। ये ओवरऑल हमने एक तरह से इसको लंग्स को ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग जाना है। इसके अलावा भी हम चाइनीज मेडिसिन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो लंग्स बॉडी में श्वास का नियंत्रण करता है। की को गवर्न करता है। यदि एटमॉस्फेयर से शुद्ध वायु यानी O2 मिक्स एयर लेकर के, शुद्ध वायु को लेकर के, जिसमें कि ऑक्सीजन मिला रहता है, उसको लेकर के हार्ट की मदद से पूरे शरीर में भेजता है। और CO2 जिस ब्लड में CO2 मिक्स रहता है, या ब्लड में नहीं, हम जो सांस लेते हैं उसमें CO2 रहता है, उसको हमारे बॉडी से बाहर करता है। CO2 को बॉडी से बाहर करना इसका मुख्य कार्य होता है, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। शुद्ध की ऊर्जा श्वास के साथ शरीर में आती है और अशुद्ध की श्वास के साथ शरीर से बाहर निकलती है।
इसके अलावा व्यक्ति जब भोजन करता है तो वह स्टमक में आकर पकाया सराया जाता है तथा स्प्लीन इसी भोजन से फूड का निर्माण करता है, फूड की का निर्माण करता है। यही फूड की को स्प्लीन लंग्स में भेजता है, जहां लंग्स इस फूड की में शुद्ध एयर मिलाकर गैदरिंग की का निर्माण करता है और यही गैदरिंग की सबसे ज्यादा परिशोधित और प्योर होती है, परिमार्जित होती है। यह गैदरिंग की शरीर में की का समुद्र होता है। यह गैदरिंग की जो लंग्स में बनता है वह की का ऊर्जा का सागर होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से श्वास के द्वारा लिया गया O2 शरीर के एक एक सेल में, हम तो श्वास के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन लेते हैं जो कि हमारे जीवन का सबसे आधार है, वह हमारे शरीर के एक एक सेल में पहुंचता है तथा एक एक सेल को न्यूट्रिशन देता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। तो ओवरऑल ये हमने लंग्स के बारे में दोनों ही तरह से देखा है, ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग भी और चाइनीज के अकॉर्डिंग भी। इसके बाद अब हम अपने बुक ट्रेटाइज 7 के लंग्स चैप्टर नंबर 27 में लंग्स के बारे में देखते हैं। पेज नंबर 307। फेफड़े शरीर में की का नियामक होते हैं, की को गवर्न करते हैं। अगर शरीर में की कमी हो जाती है तो सबसे पहले, जैसे कि की का कंट्रोल करता है, तो अगर शरीर में की कमी हो जाएगी तो ऐसे में सबसे पहले हम या किसी भी थेरेपिस्ट को की के लंग्स की डिफिशियंसी पर ही ध्यान जाता है। और ऐसे केस में लंग्स की डिफिशियंसी के केस में खासकर सांस लेने की प्रक्रिया के प्रभारी फेफड़े होते हैं, सांस लेने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल फेफड़े का होता है। ऐसे में शरीर में रक्त संचरण में फेफड़े मदद करते हैं। फेफड़े का कार्य ऊर्जा को शरीर से, इस गैदरिंग की को शरीर के ऊपर से नीचे की तरफ भेजना होता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ ऊपर से नीचे ही नहीं भेजते हैं बल्कि शरीर में चारों तरफ फैलाते हैं, जिससे कि शरीर के डिफेंसिव की का जिससे कि शरीर में डिफेंसिव की के माध्यम से शरीर की रक्षा हो पाती है। फेफड़े स्किन को न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण भी देते हैं। अब है फेफड़े का कार्य। फेफड़े का इतना इंपॉर्टेंट कार्य जानने के बाद एक एक कार्य को हम देखते हैं। की एवं श्वसन का नियमन करता है, कंट्रोल करता है की का और रेस्पिरेशन का। आवाज को शक्ति प्रदान करता है। वैसे भी हम जानते हैं जब हमें कमजोरी लगती है तो हमारी आवाज बड़ी धीरे से निकलने लगती है, यह एक कमजोरी की निशानी होती है, मतलब यह बताता है लंग्स की डिफिशियंसी है। नीचे से जाने एवं चारों तरफ फैलाने की क्रिया का भी नियंत्रण करता है। बाहरी वातावरण से हमारे शरीर की रक्षा करता है और जल द्वारों का नियमित करता है। हमारे बॉडी में जितने भी जल द्वार हैं उन सभी द्वारों को, उन सभी डोर्स को कंट्रोल करता है। चर्म और बालों का पोषण करता है। फेफड़ा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमारे स्किन या बाल ड्राई हो, टूट रहे हो या स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे में हमारा ध्यान लंग्स की डिफिशियंसी पर भी जाता है, लंग्स के ऊपर जाता है। सूंघने की शक्ति देता है। मेरिडियन एवं रक्त वाहिनियों का नियंत्रण करता है, सारे मेरिडियंस और ब्लड वेसल्स का, जैसे कि अभी हमने बताया था, उसको सारा को कंट्रोल करता है। शरीर की आत्मा कॉर्पोरियल सोल को आवास प्रदान करता है। जानते हैं कॉर्पोरियल सोल और अर्थियल सोल दो तरह की होती है, जिसमें कि कॉर्पोरियल सोल को यह लंग्स आवास प्रदान करता है, मतलब इसमें पाया जाता है। इसके अलावा है कि अब एक एक चीज को हम देखते हैं। की एवं श्वसन का नियमन करता है, वो कैसे? ईश्वरीय शरीर, जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई ऊर्जा होती है, ऐसे में फेफड़े एटमॉस्फेयर से फेफड़ा शरीर के अंदर लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे कि बताया, बाहर करता है। और इसी क्रम में फेफड़ा फूड की का निर्माण स्प्लीन करता है और वही फूड की ऑक्सीजन के साथ मिलकर के फेफड़े में जाकर के वहां गैदरिंग की का निर्माण करता है। और यही गैदरिंग की सारे फेफड़े की मदद से, हार्ट की मदद से, ब्लड की मदद से पूरे शरीर के टिश्यू सेल सभी जगह पहुंचकर उनको पोषण देता है। इसके बाद है आवाज को शक्ति प्रदान करना। फेफड़े शरीर की आवाज एवं वाणी, साउंड और वॉइस को शक्ति प्रदान करते हैं। जब रोगी की आवाज कमजोर हो जाती है, उसमें ब्रेथलेसनेस हो रहती है या उसको टाइटनेस लगता हो, तो ऐसे में हम समझते हैं कि उसमें लंग्स की डिफिशियंसी है। और ऐसे में लंग्स की को अगर हम टोन करते हैं तो उस पेशेंट को लाभ आता है। और जैसा कि हमने अपने की वाले चैप्टर में पढ़ा था, लंग्स की डिफिशियंसी के जो प्रोटोकॉल होते हैं वह है LU9, LU7, LU9, CV6, CV12, UB13 और ST36। इस सभी सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। डिफिशियंसी है तो इन सभी को हम टोन करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर है नीचे ले जाने एवं चारों तरफ फैलाने की क्रिया का नियंत्रण करता है।
जैसा कि हमने देखा था कि फूड की से स्प्लीन फूड की को ऊपर भेजती है, वहां ऑक्सीजन के साथ मिलकर गैदरिंग की बनता है, और ये सारे के पूरे शरीर में इस फेफड़े की ये की वजह से फेफड़े की वजह से, ब्लड की वजह से, हार्ट की वजह से पूरे शरीर के एक एक सेल में पहुंचकर वहां पर उसको सेल में पहुंचकर उस की मदद से हर एक ऑर्गन को, सेल को स्ट्रेंथन करता है। और ऐसे में क्या होता है कि इससे डिफेंसिव की लंग्स के में सिर्फ गैदरिंग की नहीं, डिफेंसिव की का भी जो डिफेंसिव की पहुंचता है वह यूनिफॉर्मली फैलकर पूरे शरीर की रक्षा करता है, डिफेंस प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और चर्म को भी मॉइस्ट करता है, नमी प्रदान करता है। ऐसे में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को ठंड में अगर सर्दी हो जाता है, किसी व्यक्ति को ठंड में अगर सर्दी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि फेफड़े में कमजोरी हो जाती है ठंड लगने की वजह से। लंग्स में की डिफिशियंसी होने की वजह से उसके जो रोम छिद्र हैं वह खुलकर फैल जाते हैं, और ऐसे में ठंड में भी रोगी को लगातार पसीना होता है। और इसी तरह से इसका अगर रिवर्स, इसका अपोजिट करेंगे, लंग्स की में एक्सेस होने की वजह से रोम छिद्र बंद हो जाता है और पसीना, गर्मी में भी पसीना आना बंद हो जाता है। यह है अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड के केस में ऐसे होता है। लंग्स की नीचे की ओर प्रवाहित होकर किडनी से मिलती है, लंग्स से निकलने वाली गैदरिंग की नीचे की तरफ मिलकर किडनी से मिलती है। और लंग्स की नीचे, अगर लंग्स की नीचे की ओर न जाए, लंग्स की जो अपना काम है प्रॉपर ना करे, नीचे की तरफ ना जाए, तो इससे हमारे चेस्ट में और ये हो जाएगा, हमारे चेस्ट में स्टेग्नेशन हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा वहां जाना, और सांस फूलने लगेगा तथा खांसी भी आने लगी। लंग्स की को नीचे की ओर प्रवाहित करने के लिए हमें उपचार, अगर हमें समझ में आता है कि प्रॉब्लम ऐसी है तो हमें उपचार देना चाहिए। लंग्स की को नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। इसके अलावा यदि किसी भी व्यक्ति में किसी भी कारण से लंग्स की में रुकावट आती है तो छोटी आंत तक की नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में रोगी, खासकर यह परेशानी बूढ़ों में होती है, एज पर्सन में होती है, उनमें मल त्याग की क्षमता घट जाती है, उनमें क्रॉनिक कंस्टिपेशन कहे या उनमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, कब्ज हो जाती है। लंग्स की बाधित होकर जब यूरिनरी ब्लैडर तक नहीं पहुंचता है, तो ऐसे में, जो कि एज्ड पर्सन में ही होता है, उनमें पेशाब रुक जाती है। तो ऐसे में ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे में हम लंग्स की डिफिशियंसी की तरफ ही हमारा पहले ध्यान जाता है। अब हम देखते हैं कि बाहरी वातावरण से शरीर की रक्षा किस तरह से होता है। हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर एवं बाहरी वातावरण के बीच फेफड़ा सेतु एवं कड़ी के रूप में कार्य करता है, कि हमारे इस बाहरी वातावरण और शरीर के बीच में स्किन के तौर पर, स्किन के रूप में हमारे इन दोनों के बीच में स्किन रहता है। तो ऐसे में फेफड़ा और हमारे स्किन का जो प्रोटेक्शन और ये करता है, नरिशमेंट करता है, वो फेफड़े के थ्रू होता है, तो वह एक तरह से कड़ी का काम करता है। अतः बाहरी वातावरण एवं मौसम का शरीर के आक्रमण होने पर फेफड़े पर ही हमें उपचार देना चाहिए। अगर सर्दी में लग जाती है, ठंड में, या लू लग जाती है, तो हमें सबसे पहले ये फेफड़े पर उपचार देना चाहिए। इसमें भी होता है, दो तरह से बाहरी वातावरण हमारे शरीर को प्रभावित करता है। इसमें अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड और अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट होता है। फेफड़े की डिफेंसिव में की डिफिशियंसी होती है, तो ऐसे में एक्सेस में, तो फेफड़े की एक्सेस होने पर फेफड़े पर बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब जो हमने बताया था, जल द्वारों को नियंत्रित करता है। इसमें है कि जब हमारा बॉडी फ्लूइड स्प्लीन में पचाए गए शोषित द्रव्य, स्प्लीन के द्वारा पचाए गए जो भोजन जाता है हमारे स्टमक होते हुए स्प्लीन में जाता है, वहां पर जब पचाया जाता है, उसमें जितने जो भी लिक्विड, जो भी हमारे शोधित द्रव्य हैं, लंग्स में जाते हैं। लंग्स इन प्योर फ्लूइड को, द्रव्य को और भी महीन करके इन्हें और प्योर कर देता है, प्यूरिफाई करता है इनका, और इनमें परिशोधित द्रव्य को संपूर्ण शरीर में चर्म के नीचे यूनिफॉर्मली स्प्रे कर देता है, स्किन के नीचे पूरे बॉडी में स्प्रे कर देता है। और यही जो फ्लूइड है हमारे शरीर को, इसी से नमी प्रदान होती है तथा चर्म छिद्रों का नियमन भी करता है, और हमारे रोम छिद्र जो होते हैं, इनको भी यह एक तरह से कंट्रोल करता है मॉइस्चर होने की वजह से। और इसके अलावा अगर जब भी आवश्यकता होती है, तो जो हमारे जो रोम छिद्र हैं, चर्म छिद्र हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं। द्रव्य पसीने के रूप में रोम छिद्रों से के माध्यम से बाहर निकलता है, और इस प्रक्रिया में भी फेफड़ा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस प्रक्रिया में अगर गड़बड़ी हो जाती है, तो चर्म के नीचे ये जितने भी ये लिक्विड हैं, फ्लूइड्स हैं, ये सारे जम जाते हैं, और हमारे शरीर में अगर हम दबाते हैं तो शरीर में गड्ढा पड़ने लगता है, एक तरह से यह एडिमा का रूप ले लेता है। ऐसे में भी हमें लंग्स पर उपचार देना चाहिए।
इसके अलावा है कि एक्सेस द्रव्यों को नीचे से किडनी तथा यूरिनरी ब्लैडर में भी फेफड़ा भेजता है। जो हमारे एक्सेस फ्लूइड्स होते हैं बॉडी में, उसको हमारी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में फेफड़ा भेजता है। किडनी उस द्रव्य को रक्त के माध्यम से चारों तरफ वाष्प के रूप में बाहर करती है, वाष्प कण के रूप में बाहर करती है, तथा किडनी द्वारा परिशोधित वेस्टेज द्रव्य को पेशाब के रूप में यूवी निकाल देता है। जानते हैं कि किडनी में फिल्टर होने के बाद जो वेस्टेज होता है वह यूवी के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब ऐसे कंडीशन में देखते हैं कि लंग्स का क्या रोल है। अगर ऐसे में लंग्स ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है तो ऐसे में मूत्र विसर्जन सामान्य रूप से नहीं होगा और फेफड़ा ठीक से काम नहीं करेगा, तो उसमें ये यूरिन को पास करने में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत होगी, वह एक डिजीज के रूप में आ जाएगा। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, चर्म एवं बालों को पोषण देता है लंग्स के द्वारा। जैसे कि अब हमने देखा प्लीहा से जो फ्लूइड निकलता है, स्प्लीन से जो फ्लूइड निकलता है, वो महीन होकर सारे शरीर में स्किन के नीचे एक लेयर बनाकर पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में बाल और स्किन को मॉइस्चर या पोषण न्यूट्रिशन मिलता है। अगर फेफड़ा कमजोर होगा तो ये जो फ्लूइड है यह पूरी तरह से एक समान रूप से स्किन के ऊपर, स्किन के जस्ट नीचे पूरी तरह से नहीं फैलेगा, और ऐसे में बाल और स्किन दोनों ही रफ और उनमें विसंगति हमें नजर आएगी। तो ऐसे में भी फेफड़ा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर सूंघने की शक्ति, वैसे भी हम जानते हैं लंग्स, नाक, ये सारे सब एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, सांस लेना नाक के थ्रू होता है। लेकिन इसके अलावा भी लंग्स की अगर मजबूत होती है तो नाक खुली रहती है और सांस लेने में हमें सहजता होती है, हमें आसानी होती है। सेंस ऑफ स्मेल हमारे में सामान्य रूप से कार्य करता है। लंग्स पर अगर बाहरी आक्रमण हो जाता है, एक्सटर्नल विंड या एक्सटर्नल हीट, इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो इससे क्या होता है कि नाक बंद हो जाती है, छींक आने लगती है, सूंघने की क्षमता, किसी चीज को स्मेल करने की क्षमता घट जाती है। लंग्स पर अगर गर्मी का आक्रमण होता है, तो अगर ये ठंड का आक्रमण होता है तो ऐसे में छींक आने लगती है, सूंघने की क्षमता घट जाती है। लेकिन अगर लंग्स पर गर्मी का आक्रमण होता है तो ऐसे में हमें नाक से ब्लड का स्राव होने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। उसके बाद है मेरिडियन एवं रक्त वाहिनियों का नियंत्रण करता है। अभी तक तो हमने देखा इतने चीजों का करता है, इसके साथ साथ लंग्स मेरिडियन और ब्लड वेसल्स का भी नियंत्रण करता है। हम सभी जानते हैं कि लंग्स के द्वारा गवर्न होता है, वहीं हार्ट ब्लड वेसल्स को भी कंट्रोल करता है। जहां लंग्स की को गवर्न करता है, वहीं हार्ट ब्लड वेसल्स को, ब्लड को कंट्रोल करता है। और लंग्स मेरिडियन में बहने वाली की को कंट्रोल करता है, ये तो हमने देखा। ब्लड वेसल्स में बहने वाली ब्लड को भी कंट्रोल करता है। लंग्स जहां की को गवर्न करता है, वहीं ब्लड वेसल्स में बहने वाली ब्लड को भी कंट्रोल करता है। ह्यूमन बॉडी में बहने वाले ब्लड, बॉडी फ्लूइड तथा की जो विभिन्न वेसल्स में बहती है, जो अलग अलग वेसल्स में बहती है, उनको भी लंग्स गवर्न करता है। इस तरह से लंग्स में ब्लड और बॉडी फ्लूइड को कंट्रोल कर बॉडी को इस तरह से देखते हैं हम कि लंग्स ब्लड और बॉडी फ्लूइड को कंट्रोल करके बॉडी को गर्म रखने में मदद करता है। फिर है शरीर की आत्मा को आवास प्रदान करता है। हम जानते हैं कि दो तरह की, अर्थियल सोल और कॉर्पोरियल सोल। इसमें शरीर की आत्मा को आवास प्रदान करने का कार्य फेफड़े का है, लंग्स का है। व्यक्ति को दर्द और खुजली का भान कॉर्पोरियल सोल करवाती है। हमारे शरीर में जो दर्द और इचिंग या खुजली होती है, अगर कॉर्पोरियल सोल ना हो तो हमें उसका भान भी ना हो, हमें उसका एहसास ना हो। फेफड़े कॉर्पोरियल सोल का आवास होते हैं। सैडनेस, ग्रीफ, एंजाइटी, ब्रेवमेंट मतलब हिम्मत दिखाना आदि का कारण कॉर्पोरियल सोल के मूवमेंट में बाधा आने लगती है। इन सारी अगर डिसेबिलिटी होती है, सैडनेस हो, ग्रीफ हो, दया की भावना, एंजाइटी हो, उत्तेजना हो, या ब्रेवमेंट की वजह से कॉर्पोरियल सोल के मूवमेंट में बाधा आता है, और ऐसे व्यक्ति को सांस लेने में, हम जनरली देखते हैं सैडनेस हो या ग्रीफ हो या एंजाइटी, ऐसे में सांस लेने में ही प्रॉब्लम सबसे पहले हमें दिखता है। कॉर्पोरियल सोल को शक्ति प्रदान करने से सैडनेस या ऊपर जितने भी हैं, ग्रीफ, एंजाइटी, इन सभी मनोभाव को हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे में कॉर्पोरियल सोल को शक्ति प्रदान स्ट्रेंथन करने के लिए हमें LU7 और LU9 और UB37 पर हमें उपचार देना चाहिए। LU7, LU9 और UB37 पर हमें उपचार देना चाहिए। उपचार देने का मतलब इन्हें हमें टोन करना चाहिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हमें टोन करना चाहिए। फिर है भोजन, ठंडी तासीर एवं ठंडे भोजन, कच्चे फल, सलाद आदि से आंतरिक आर्द्रता बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जो कि प्लीहा को, स्प्लीन को हम जानते हैं कि ह्यूमिडिटी पसंद नहीं है, उसमें प्लीहा पर, स्प्लीन पर असर होता है। और जब स्प्लीन पर असर होता है तो
तो स्प्लीन, और अभी तक हमने स्प्लीन और लंग्स के ये को देखा है, कनेक्शन को देखा है। तो अगर स्प्लीन इफेक्टेड होगा तो उसके कारण लंग्स भी इफेक्टेड होगा ही। फिर है मनोभाव। अभी तो हमने देखा था सैडनेस, ग्रीफ, इन सबों का प्रभाव पड़ता है लंग्स के ऊपर। लंग्स की डिफिशियंसी होती है, ऐसे में हमें लंग्स इफेक्टेड होता है, उसका उपचार करना चाहिए। लाइफस्टाइल। अब अगर लाइफस्टाइल की बात करें, मेज पर बैठकर बहुत ज्यादा ऑफिस में काम करने वाला, या कोई ऐसा बच्चा जो लगातार पढ़ाई कर रहा हो, बैठकर कर रहा हो, तो उसमें अपने आप लंग्स की डिफिशियंसी हो जाती है। इसलिए लगातार किसी भी चीज को बीच बीच में मूवमेंट करते रहना चाहिए, बिल्कुल बैठकर लगातार पढ़ाई नहीं करते रहने चाहिए। शायद इसीलिए सर भी हम लोगों को बीच में 2 मिनट का ब्रेक देते हैं 2 क्लास के बीच में। सर मैंने सही कहा ना? हाँ, हम लोग भी तो ब्रेक चाहते हैं। बिल्कुल सर, सभी ब्रेक चाहिए बीच में। बिल्कुल सर। फिर इसके बाद है ड्रीम्स। अभी तक हमने ये सारी देखा, उस लंग्स का इफेक्ट देखा। इसके अलावा लंग्स का में अगर डिफिशियंसी होती है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे में सपना जो आता है, हमें ड्रीम्स आता है, वो किस तरह का होता है वो देखते हैं। अगर लंग्स में एक्सेस की हो तो हमें रोने के स्वप्न आते हैं, सपने में हम रोता हुआ देखते हैं। या उसके अलावा अगर फेफड़े में ऊर्जा की डिफिशियंसी होने से सपने में हमें सफेद वस्तु दिखाई देता है और अधिक रक्तपात दिखाई देता है। इसके अलावा हमें पतझड़ का सपना अगर दिखता है, सपने में पतझड़ दिखता हो, युद्ध दिखता हो, लोहा अथवा सोने की वस्तुएं अगर दिखती हो, तो ऐसे में हमें समझना चाहिए कि यह लंग्स से रिलेटेड स्वप्न है। अगर लंग्स एक्सेस हो तो चिंता, भय या रोने का स्वप्न आता है, जैसा कि अभी हमने बताया। इसके बाद है सिम्टम्स एंड डिसऑर्डर ऑफ लंग्स मेरिडियन। अब हम देखते हैं सिम्टम्स और ये लंग्स मेरिडियन में, लंग्स के बारे में देखा, लंग्स मेरिडियन में अगर डिसेबिलिटी होती है, डिसऑर्डर होता है, तो क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लंग्स मेरिडियन यिंग चैनल है, यिंग ऑर्गन का है मेरिडियन, और ऐसे में इसमें 11 पॉइंट होते हैं। लंग्स मेरिडियन टोटल पॉइंट की जो ये होती है संख्या होती है वो 11 है। और ईएबी में इसमें और हम 7 पॉइंट और ऐड किए गए, जिसके कारण की लंग्स मेरिडियन में कुल 18 पॉइंट होते हैं, टोटल 18 पॉइंट्स होते हैं। और इसमें जब डिफॉर्मिटीज आती है या डिसऑर्डर होता है तो हमें नजर आता है, यह किस रूप में आता है, चिल्स के रूप में, पसीना, ठंड लगना, फीवर, या हाइड्रोसिस, पसीना आना, या एनी हाइड्रोसिस, पेन एबव द क्लेविकल और इन द चेस्ट रीजन, क्लेविकल रीजन में या चेस्ट में हमें पेन नजर आता है। इसके अलावा पेन इन अपर बैक में, शोल्डर में, फोरेम या एल्बो में, रिस्ट और हैंड में हमें पेन के रूप में यह नजर आता है। डिसेबिलिटी जो होती है, इसमें डिसऑर्डर अगर होता है लंग्स मेरिडियन में। हेडेक होगा, एनी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसा कि भी बताया, सांस लेने में दिक्कत हो, सांस लेने मतलब स्मेल आने में प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत हो, या नाक से ब्लीडिंग होना, ये सारी प्रॉब्लम आती है। अस्थमा, कफ, डिस्पोनिया, सांस लेने में कष्ट को डिस्पोनिया, सोर थ्रोट, गले में प्रॉब्लम होना, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, हमारे फेस में जो किसी नस में जो प्रॉब्लम आ जाती है चिक के साइड में, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के केस में ऐसे होता है। एनी ट्विचिंग इन द फेस में किसी तरह का तनाव, खिंचाव होना। एनी सेरेब्रल कंजेक्शन, उसमें जवाब आ जाना या जमाव आ जाना। इंसोम्निया, नींद नहीं ढंग से आना। नर्वस एंजाइटी। इसके बाद है LU9 इज एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ आर्टरीज एंड पल्सेस। ये तो हमें बताया कि जो हमारे लंग्स मेरिडियन में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये सारी चीजें हमें नजर आएंगी। इसके बाद हमें पॉइंट में आया है LU9, जो कि हम समझ रहे हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, और यह एम्पेरियल पॉइंट या एक मतलब टेस्टेड पॉइंट है, किसके लिए, आर्टरी और पल्स में आने वाले किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए LU9 को अब हम ट्रीट करते हैं, टोन सेडेट या इसको बैलेंस करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। LU10 इज एन एम्पेरिकल पॉइंट फॉर फ्लूइड प्रॉब्लम्स। LU10 हमारे जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसमें जो अगर प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से ओडिमा हो जाए या रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाए, तो ऐसे केस में LU10 को जो कि फायर का पॉइंट है, LU10 फायर पॉइंट है, इसको अगर हम ट्रीट करते हैं तो अच्छा इफेक्ट आता है। LU11 इज एम्पेरिकल पॉइंट फॉर थ्रोट, cerebral congestion, insomnia, headache and anxiety. LU7 is the important point for cervical spondylitis. cervical spondylitis के केस में अगर LU7 को हम बैलेंस करते हैं, अगर मेथी दाना भी इसमें लगा देते हैं, चने का दाना भी इसमें अगर लगा देते हैं, तो यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सिद्ध होता है। डिजीज रिलेटिंग टू लंग्स डिफिशियंसी टाइप।
लंग से रिलेटेड डिजीज होती है जिसमें कि डिफिशियंसी टाइप में अगर डिफिशियंसी होती है तो इसमें ये सारी होती है लंग्स की डिफिशियंसी में आएगा लंग्स में की डिफिशियंसी, लंग्स यीन डिफिशियंसी की डिफिशियंसी के बाद उसके फंक्शन में उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफिशियंसी होती है, ड्राइनेस ड्यू टू लंग्स में सूखापन की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे ये सारी चीजें ये सारी प्रॉब्लम नजर आती हैं, लंग्स से रिलेटेड डिजीज होती है। एक्सेस टाइप, इसमें जब एक्सेस टाइप होता है तो इसमें हमें नजर आता है अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड ऑन लंग्स के ऊपर जब एक्सटर्नल विंड या कोल्ड का असर, एक्सटर्नल विंड कोल्ड का असर होता है, ऐसे एक्सेस टाइप में होता है। एक्सेस और अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट ऑन लंग्स पर जब एक्सटर्नल विंड कोल्ड का हमने देखा, फिर विंड हीट का अगर अटैक होता है। अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड ऑन लंग्स, एक्सटर्नल विंड का होता है। अटैक ऑफ एक्सटर्नल डैम्प विंड ऑन लंग्स में एक्सटर्नल डैम्प का अगर अटैक होता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन लंग्स ड्यू टू ह्यूमिड फेलगम, अगर ह्यूमिड फेलगम की वजह से, बलगम की वजह से लंग्स में कोई प्रॉब्लम आती है, रुकावट आती है। ऑब्स्ट्रक्शन इन लंग्स ड्यू टू हॉट फेलगम, ऑब्स्ट्रक्शन इन लंग्स ड्यू टू फ्लूइड एंड फेलगम और फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड की वजह से अगर लंग्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आती है। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, एक चार्ट के द्वारा हमें बताया गया है कि डिजीज रिलेटेड टू लंग्स से रिलेटेड डिजीज जो होती है उसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं और इसके लिए क्या हमें प्रोटोकॉल देना चाहिए। इसमें सबसे पहला है लंग्स की डिफिशियंसी होने पर ये सारे सिम्टम्स हैं। मेन सिम्टम है वह है वीक वॉइस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक्सक्रिएशन, ऑन क्रिएशन। सर ये मुझे दिख नहीं रहा है, क्या लिखा हुआ है? ब्रेथ सर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एक्सर्शन मतलब कोई जो एक्सर्शन फील करते हैं, रुकावट, अरे थकान टाइप की एक्सर्शन। ठीक है सर। वाटरली स्पुटम मतलब पानी की तरह का थूक का निकलना। इजिली कैचेज कोल्ड, आसानी से कोल्ड का पकड़ लेना। व्हाइट कंप्लेक्शन, चेहरे का कलर जैसे भी हम बोलते हैं ठंड में बिल्कुल चाह हो जाता, बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, या कफ का होना। और इसमें जो टंग नजर आएगी, टंग में जो सिम्टम आएगा वो सामान्य और पीली ही रहेगी। पल्स इसमें एम्प्टी पल्स होगा। और उपचार के सिद्धांत, अब हम उपचार किस बेसिस पर करेंगे उसको देखते हैं। फेफड़े श्वसन और की के शासक होते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। जब लंग्स की डिफिशियंसी होती है तो चलने पर सांस फूलने लगता है। की डिफिशियंसी अगर लंग्स में होगी तो ब्रेथलेसनेस आएगी। लंग्स ऊर्जा को शरीर के नीचे की ओर भेजता है, और लंग्स की डिफिशियंसी होती है तो की नीचे की ओर प्रवाहित नहीं हो पाती है, अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएगी। डिफिशियंसी के केस में नीचे की नहीं हो पाती है, और खांसी, जिसकी वजह से अगर की नीचे की तरफ अपने जो उसका जो रूट रहता है, मेरिडियन का जो रूट रहता है की के चलने का, वो नहीं कर पाती है तो वो खांसी के रूप में मैनिफेस्ट होती है। और इससे क्या होता है, लंग्स की डिफिशियंसी के कारण आवाज भी कमजोर पड़ने लगती है, बिल्कुल पतली आवाज हो जाती है, या नाक से निकलने लगता है, पेशेंट बिल्कुल कमजोर की तरफ नजर आता है, तथा व्यक्ति बात भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल शांत रहना चाहता है। लंग्स की डिफिशियंसी के कारण शरीर की डिफेंसिव की कमजोर हो जाती है, तथा बाहरी हीट, कोल्ड और विंड आदि से शरीर जल्दी प्रभावित होता है। डिफिशियंसी की वजह से, जब उसमें स्किन की वजह से जब वो बॉडी को डिफेंस नहीं कर पाता है, बॉडी की रक्षा नहीं कर पाता है, तो इसमें जल्दी ही शरीर में किसी भी चीज का, हीट हो या कोल्ड हो या विंड हो, किसी भी चीज का असर जल्दी होता है। ऐसे में रोग के कारण वंशानुगत कमजोरी, हेरिडिटरी जो वीकनेस होता है ऐसा हो, या माता पिता को फेफड़े का अगर टीबी हो जाता हो, पहले वो बच्चे के जन्म से पहले अगर हुआ हो, तो ऐसे में बच्चे में लंग्स की डिफिशियंसी हो सकती है। ऐसे में रोगी की जीभ के टिप के बाद लंग्स के क्षेत्र में, जीभ के टिप के बाद जो लंग्स का जो पोर्शन आता है टंग में, उस पोर्शन में छोटे क्रैक्स हमें नजर आएंगे। मेज पर लंबी अवधि तक झुककर बैठकर काम नहीं करना, ये तो अभी हमने देखा था। जब सर्दी, खांसी और फ्लू बहुत पुरानी हो जाती है तो ऐसे में रोगी को एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। नॉर्मल मेडिसिन से उसको नहीं असर होता है तो उसके साथ एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। तो सर्दी, फ्लू और खांसी ठीक तो हो जाती है, पर लंग्स की डिफिशियंसी हो जाती है। ऐसे में जो लंग्स की डिफिशियंसी के अभी पॉइंट्स मैंने बताए थे वो है LU7, LU9, UV13, GB12, CV6, ST36।
इन सभी पॉइंट को, जिसमें कि GB12 को हम सम्राट का खंभा बोलते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में मतलब इसकी वजह से बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। और इसमें क्या होता है कि GB12 पर अगर हम ट्रीट करते हैं तो अगर GB12 को हम ट्रीट करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, लंग्स को फैलाता है और आर्ट्रियल टेंशन जो बॉडी में होता है, आर्ट्रियल टेंशन उसको कम करता है। UB13 को हम जानते हैं कि बैक्सू पॉइंट ऑफ लंग्स है। CV17 दोनों निप्पल के बीच में पाया जाने वाला यह पॉइंट है, और CV6 एंजाइना पेन के केस में यूज होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम, डिफिशियंसी का केस है तो इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर है लंग सीन डिफिशियंसी, फीलिंग ऑफ हीट इन द आफ्टरनून में उसमें लो ग्रेड फीवर होगा और उसको गर्मी भी लगेगी। फिर है सूखी खांसी, सूखा मुंह, सूखा गला, सूखा रक्त मिश्रित बलगम, 5 हर्ट हीट, छाती, दोनों हथेली, और 5 हर्ट हीट जिसमें कि दोनों हथेली, 2 हो गए, दोनों पैर के सोल में और एक छाती, इन सबों में गर्मी लगती है और गाल लाल हो जाता है, रात्रि में पसीना आता है। जैसा कि अभी हमारी पहली फैकल्टी नीतू जैन ने बताया था कि ये सारी सूखा मुंह, सूखा गला, सूखा मिश्रित बलगम, ये सारी चीजें इसमें आती है, लंग्स यिन डिफिशियंसी के केस में आती है। उसके अलावा उसमें टंग में जो सिम्टम नजर आएगा वह है लाल छिलका उत्तरी जीभ, जिसमें कि लंग्स के क्षेत्र में क्रैक्स होते हैं। इसमें पल्स होता है एम्प्टी एंड रैपिड, लगातार रहता है और खाली एम्प्टी रहता है। फेफड़े में जब यिन की डिफिशियंसी होती है तो एम्प्टी हीट बढ़ जाती है। यिन की डिफिशियंसी होने पर एम्प्टी हीट बढ़ जाती है तथा इसमें आफ्टरनून में रोगी को लो ग्रेड फीवर होता है, गाल और जीभ लाल हो जाते हैं तथा लंग्स की डिफिशियंसी में हमने ऐसा नहीं देखा था। लंग्स यिन डिफिशियंसी के कारण शरीर में बॉडी फ्लूइड की कमी हो जाती है। यिन डिफिशियंसी के केस में बॉडी फ्लूइड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राइनेस, बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है, जीभ और गाल, गला, मुंह आदि सूखने लगता है रोगी का। और इसमें रोग के कारण जब बहुत दिनों तक लंग्स की डिफिशियंसी होती है, तो अब हमने अभी तक ये जान लिया है कि लंग्स की डिफिशियंसी के बाद अगर उस प्रॉपर अगर इलाज नहीं हुआ तो उसमें यिन डिफिशियंसी का फिर उसमें सिम्टम आ जाते हैं। फिर है स्टमक यिन डिफिशियंसी या किडनी यिन डिफिशियंसी हो तो कुछ दिनों के बाद यिन डिफिशियंसी, लंग्स यिन डिफिशियंसी लंग्स यिन डिफिशियंसी कारण बन जाती है। अगर किसी भी रोगी में स्टमक यिन डिफिशियंसी हो या किडनी यिन डिफिशियंसी हो तो वो आगे चलकर लंग्स यिन डिफिशियंसी के केस में ये हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें जो प्रोटोकॉल देंगे हमें LU9, LU10, UB13, UB37 और UB37 अगर हम देखते हैं तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही पॉइंट आता है। यूबी के मेरिडियन हम जानते हैं कि यूबी के पॉइंट सभी एक दूसरे के आसपास दो बार या 3 बार ओवरलैप करते हैं। तो ऐसे में UB13 और UB37 एक दूसरे के पैरेलल आते हैं। CV4 सभी ऊर्जा का, सभी जितनी भी हमारी बॉडी में कहीं भी अगर ऊर्जा रुकी रहती है तो उसको रेगुलेट करता है, प्रवाहित करता है। CV12, CV17, GB12 और K6, इन सबों को हम टोन करेंगे। सिर्फ इसमें एक LU10 है जो कि लंग्स का फायर पॉइंट है, इसको हम सेडेट करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला है ड्राइनेस ड्यू टू लंग्स में ड्राइनेस की वजह से जो सिम्टम नजर आते हैं, इसका मुख्य लक्षण होता है 5D होते हैं। जैसे 5D के अंदर आते हैं, जैसे कि 5 अभी हमने हर्ट हीट बताया था, वैसे 5D आते हैं। इसमें ड्राई माउथ, ड्राई टंग, ड्राई थ्रोट, ड्राई स्किन एंड ड्राई कफ होता है, आवाज में खरखरी होने लगती है। और इसमें हमें टंग नजर आएगा, ड्राई नजर आएगा, ड्राइनेस की वजह से है तो ऑब्वियसली टंग में ड्राइनेस नजर आता है। इसमें ये होता है पल्स इसमें होता है, एम्प्टी पल्स होता है। फिर है स्टमक यिन डिफिशियंसी होकर लंग्स में ड्राइनेस बढ़ जाती है और ऐसे में उपचार स्टमक यिन डिफिशियंसी का भी देना चाहिए। और अगर उसके बाद भी मौसम गर्म अथवा सूखा हो तो लंग्स ड्राइनेस भी हो जाती है। स्टमक यिन डिफिशियंसी की वजह से तो ये लंग्स यिन डिफिशियंसी होता ही है, ड्राइनेस ड्यू टू लंग्स में होता ही है। लेकिन अगर मौसम गर्म और सूखा हो तो ऐसे में भी लंग्स में ड्राइनेस हो जाती है। और इसमें जो रोग के कारण होते हैं, लंग्स में ड्राइनेस बढ़ जाती है और जीभ, मुंह, गला, चर्म आदि सूख जाते हैं। अगर लंग्स में ड्राइनेस बढ़ जाए और ऐसे में
जिसके ऐसे में मुंह और गला या स्किन अगर सूख जाता है, जैसा कि हमने देखा था कि अभी तक लंग्स प्रोवाइड कराता है स्किन को और बालों को मॉइस्ट प्रदान करता है, चिकनाहट प्रदान करता है, लेकिन ड्राइनेस की वजह से अगर लंग्स में ड्राइनेस होगा तो स्किन को ये मॉइस्ट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम होते हैं। यह लंग्स इन डिफिशियंसी की पूर्वावस्था होती है। लंग्स इन डिफिशियंसी होने से पहले ये लंग्स ड्राइनेस होता है। ये ड्राई मौसम के कारण भी होता है। ड्राई मौसम में जनरली यह होता है। और इसमें जो हम ये देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, वह है LU9, SP6, K6, CV4, CV12 और इन सबों को हम टोन करेंगे, जिसमें कि SP6 ये ऐसा पॉइंट है जहां पर तीनों यीन ऑर्गन जो पैर में स्टार्ट होते हैं, लीवर, किडनी और स्प्लीन, इन सबों का यह जंक्शन होता है, बॉडी जंक्शन होता है, ब्लड रिलेटेड तथा सभी बीमारियों का यह एक स्पेशल पॉइंट है। इसके बाद अब हम देखते हैं, ये सब देखने के बाद एक्सेस टाइप ऑफ डिजीज ऑफ लंग्स में जब एक्सेस टाइप की वजह से जब डिजीज आते हैं तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड ऑन लंग्स, जब एक्सटर्नल विंड कोल्ड का असर लंग्स पर होता है तो जो मेन सिम्टम होता है वो है कॉमन कोल्ड, कफ विथ कोलोमलेस एक्सपेक्टेशन, कफ की वजह से होता है, कफ विथ कोलोमलेस एक्सपेक्टेशन। ये वर्चुअली कलरलेस होगा शायद, कलरलेस कफ जिसमें क्योंकि कलर ना हो। हाँ, फीवर विथ नो प्री रेस्पिरेशन, पसीना, फीवर, बिना पसीना के फीवर का आना। स्नीजिंग, डज नॉट लाइक कोल्ड, ठंड को यह पसंद नहीं करेगा इस तरह का पेशेंट, क्योंकि इसमें है ही एक्सटर्नल विंड कोल्ड की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली उसमें वह कोल्ड को पसंद नहीं करेगा। इचिंग इन थ्रोट में उसको इचिंग होगी। रनिंग नोज और स्टॉप्ड अप नोज, या तो नाक बंद हो जाएगा या रनिंग नोज जाएगा उसमें। ऑक्सीपिटल हेडेक की शिकायत होगी उसमें। बॉडी एक थ्रू आउट ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी में पेन होगा। टंग, थिन वाइट कोटिंग, पल्सेस में होगा, सुपरफिशियल पल्स होगा इसमें। कॉज ऑफ डिजीज, अ विंड कोल्ड हैज अफेक्टेड द लंग्स ब्लॉकिंग द नॉर्मल फंक्शन, लंग्स के जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको ब्लॉक करता है विंड कोल्ड की वजह से। कूलिंग इफेक्ट ऑफ लंग्स इज रिड्यूस्ड, और ठंड जो ये करता है, गर्माहट जो देता है लंग्स की वजह से, जो हमारे पूरे बॉडी में जो गर्माहट होती है उसको रिड्यूस करता है। कूलिंग इफेक्ट ऑफ लंग्स इज रिड्यूस्ड, जो ठंडक लंग्स की वजह से होती है उसको वह कम करता है। 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज में यह रोग का प्रथम चरण है। जो 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज जो हमने पढ़ा था या फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें यह इसका पहला स्टेज है। शरीर में डिफेंसिव की पर बाहरी विंड कोल्ड का आक्रमण होकर यह लक्षण नजर आते हैं। कभी कभी आर्टिफिशियल कृत्रिम कारण से भी शरीर पर विंड कोल्ड का आक्रमण होता है, जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा AC में रहते हैं या बहुत ज़्यादा कूलर में रहने की वजह से भी एक्सटर्नल विंड कोल्ड का असर लंग्स पर होता है। और ऐसे में शरीर की डिफेंसिव की कमजोर हो जाती है और तब व्यक्ति को सर्दी लगता है। इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे LU7, LI4, UV12, GB16, CV17। इसमें LI4 एक एनाल्जेसिक पॉइंट है। UV12 इसमें GB16 बैकशू पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल्स है। GB16 बैकशू पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल्स है। और UV12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हम यह पॉइंट UV12 गवर्निंग वेसल्स से इस मेरिडियन को, UV मेरिडियन को गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन के साथ जोड़ता है। फिर सेकंड नंबर पर है अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट इन लंग्स। जब एक्सटर्नल विंड हीट का, अभी तक हमने देखा था एक्सटर्नल विंड कोल्ड का, फिर दूसरे नंबर पर है एक्सटर्नल विंड हीट का जब लंग्स के ऊपर इफेक्ट आता है तो सिम्टम्स मेन आते हैं। फीवर विथ स्लाइट स्वेटिंग, हल्की स्वेटिंग के साथ इसमें फीवर आती है, जबकि हमने देखा था विंड कोल्ड में बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती है। कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ थिक येलो म्यूकस, कफ निकलता है वह हल्का मतलब गाढ़ा येलो म्यूकस वाले येलोइश कलर में निकलता है कफ। डज नॉट लाइक कोल्ड, इस तरह का भी पेशेंट कोल्ड को ठंड पसंद नहीं करता है। पेन इन चेस्ट रेडिएटिंग टू बैक, चेस्ट में पेन होता है जो कि बैक की तरफ, पीछे की तरफ भी रेडिएट करते रहता है। ड्राई नोज, ब्लडी और प्रूलेंट, ब्लडी ड्राई नोज रहता है और उसमें मतलब
रक्त ब्लड मिश्रित होगा, जम जा रक्त मिश्रित जैसे होगा। हाँ, रक्त रक्त मिला मिश्रित, होगा, रक्त मिला होगा। हाँ, म्यूकस नोज में ब्लड मिश्रित म्यूकस होता है। फिर है सिक्रेशंस फ्रॉम नोज, नोज से म्यूकस का बाहर निकलना। मूवमेंट ऑफ नोस्ट्रिल्स, मूवमेंट ऑफ नोस्ट्रिल्स। ड्राई हैंड मेलोडस फेसेस, ड्राई हैंड ड्राई हार्ड, मेलोडस फेसेस, मतलब जो ड्राई हार्ड, हाँ, सॉरी हाँ सॉरी, स्टूल, ड्राई हार्ड स्टूल, मेलोडियस, हाँ स्टूल हो जाएगा। टूल होता है, ड्राई और हार्ड होता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडिश यूरिन, स्मॉल क्वांटिटी में यूरिन होगा जो कि रेडिश कलर का दिखेगा। इंटेंस थर्स्ट, बहुत अधिक प्यास लगेगा। हॉट फेब्रिक स्किन, स्किन हॉट फेब्रिस होगी। सोर थ्रोट, हेडेक, टॉन्सिल। टंग जो नजर आएगा, टंग में सिम्टम आएगा वो होगा रेड टंग विथ थिन येलो और व्हाइट कोट। पल्स इसमें होगा रैपिड, रैपिड पल्स होगा। कॉजेज ऑफ डिजीज, इसमें जब होता है यहाँ पर लोग, देख लीजिए, एक सेकंड, यहीं पर देख यस लीजिए, सर, दोनों में अंतर देख लीजिए। विंड हीट, विंड कोल्ड में देखिए, यहाँ पर फीवर होगा, वहाँ फीवर बिल्कुल नहीं है, कॉमन कोल्ड है। नहीं वहां पर जो है बिल्कुल, कलरलेस है, जो भी आपका कफ वगैरह जाएगा कलरलेस होगा। यहाँ कलरलेस जो है नहीं होगा, यहाँ थिक येलो होगा। दो चीजें होगी, यहाँ डज नॉट लाइक कोल्ड होगा। वो दोनों में कॉमन है, लेकिन उसमें स्नीजिंग होगी, और इसमें फीवर अगर कभी होगा भी तो विद नो परस्पिरेशन, कोई उसमें से पसीना नहीं आएगा। ये दो अंतर, बहुत तेज अंतर, बड़े बड़े अंतर है जो आपको दिखाई पड़ेंगे कि आपको फीवर होगा और थिक येलो म्यूकस होगा। तो ये थोड़ा और सब तो वही है। और जितना भी आप यहाँ देखें ड्राई, हीट की वजह से सब ड्राइनेस बढ़ गई है। नोज स्टिल में, ड्राई हार्ड में, रेडिश यूरिन, यूरिन भी, वहां भी गर्मी आ गई। इंटेंस थर्स्ट, बहुत अधिक प्यास लगेगी। हॉट फेवरिश स्किन होगी, सोर थ्रोट होगा, दोनों में वहां भी होगा। लेकिन ये सब अंतर है, चार चार पॉइंट बहुत अंतर है। ठीक, ठीक है सर। फिर इसमें कॉजेज ऑफ डिजीज, विंड हीट अफेक्ट करता है, लंग्स को ब्लॉक कर देता है, और नॉर्मल लंग्स को ब्लॉक करता है, नॉर्मल फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। कूलिंग इफेक्ट ऑफ लंग्स इज अफेक्टेड, ये जो ठंडक प्रदान करने का जो काम होता है लंग्स का, उसको भी यह अफेक्ट करता है। तो हमने देखा लंग्स पूरे बॉडी को गर्माहट भी प्रदान करता है बॉडी फ्लूइड और ब्लड की मदद से, और यह ठंडक भी प्रदान करता है स्वेट्स की वजह से, रोम कूप के कारण जो ये होता है उसमें ठंड को भी अफेक्ट करता है, बॉडी को ठंड रखने में भी मदद करता है। इसके बाद है 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज में, उसमें यह पहला चरण होता है, पहला स्टेज होता है। इसमें शरीर की डिफेंसिव की पर बारी विंड हीट का आक्रमण होकर ये सारे लक्षण नजर आते हैं। जब व्यक्ति की डिफेंसिव की कमजोर होगी तो व्यक्ति को सर्दी और गर्मी इजी वे में अपने चपेट में ले लेगी। कभी कभी भोजन बनाने वाले को भट्टी की गर्मी और फर्नेस का काम करने वाले को भी गर्मी के कारण विंड हीट का आक्रमण हो जाता है। लगातार अगर भट्टी में कोई काम कर रहा हो, या किसी भी प्लांट में ऐसी जगह जहाँ की ब्लास्ट फर्नेस हो, या फर्नेस का काम जहाँ पर हो, भट्टी का काम हो, गर्माहट का काम हो, तो ऐसे कंडीशन में भी उस इंसान में ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। और इसमें हम दो तरह से इसको ट्रीट करते हैं। ग्रुप 1 में इसको करेंगे पहले LU11, LI4, LI11, GB14, UB12, GB20 एंड GB16, इन सबको हम सेडेट करेंगे, क्योंकि यह गर्मी की वजह से इसको गर्मी को कम करना है, तो इन सभी को हम सेडेट करेंगे। जिसमें कि LI11 हॉरेरी पॉइंट और होमेस्टेटिक दोनों ही पॉइंट है, और LU11 वुड पॉइंट है। GB14 यह शरीर की आवश्यकता से अगर ज्यादा गर्मी हो जाती है इसको कम करता है। इसके अलावा GB16 और GB20 ये दोनों पॉइंट हमारे शरीर में ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर से वात दोषों को या गर्माहट को, वात दोष को हमारे शरीर से बाहर करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सारे के सारे पॉइंट ऐसे हैं जो शरीर की गर्मी को कम करते हैं, ऐसे में भी इनको हम सेडेट करेंगे पहले ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप में है LU5, LU6 एंड LU9। ये सभी शरीर को एक तरह से शरीर की गर्मी को कम करने के काम में आते हैं, और ये इसमें एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है लंग्स का, और ऐसे में इन सभी पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड ऑन लंग्स, इसमें मेन सिम्टम है स्किन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। यह एक्सटर्नल विंड स्किन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, रोगी को ठंड और कपकपी लगती है, सिवरिंग होती है, रोगी बाहर नहीं जाना चाहता है, छींक और खांसी आने लगती है, नाक बहने लगता है, और इसमें सफेद कलर का पेलगम का कलर व्हाइट होगा, सफेद होगा।
तो यह बताता है एक्सटर्नल विंड एवं शरीर की डिफेंसिव की आपस में इसमें लड़ते हैं। एक्सटर्नल विंड जो बाहर से आया और बॉडी का अपना जो डिफेंसिव की है लंग्स के माध्यम से प्राप्त होता है, वह एक दूसरे से लड़ते हैं और ऐसे में क्या होता है कि वह मैनिफेस्ट होता है बॉडी में, पेशेंट को फीवर के रूप में मैनिफेस्ट होता है। और इसमें जब सारे इसमें जो ट्रीटमेंट का पॉइंट दें, प्रोटोकॉल देंगे, वह है LU11, LU7, LI4, LI11, H5, UB60। UB इसमें H5 यह है लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, UB60 सियाटिका का या फायर पॉइंट ऑफ UB मेरिडियन है और LU7 लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। इन सबों को इसमें से एक्सटर्नल विंड को हटाने के लिए सभी पॉइंट को इसमें हम सेलेक्ट करेंगे। अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड, कोल्ड एंड डैम्पनेस ऑन लंग्स। इसमें मेन सिम्टम है सडन स्वेलिंग ऑफ फेस एंड आईज। डैम्पनेस जब कहीं भी बॉडी में अगर डैम्पनेस अगर एक्सेस हो जाता है, विंड कोल्ड की वजह से ही अगर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, सूजन आ जाता है बॉडी में, स्वेलिंग आ जाता है, इन्फ्लेमेशन कहिए, इस तरह से कुछ भी। तो इसमें जो सिम्टम नजर आते हैं, फेस और आईज के नीचे में स्वेलिंग आ जाती है। ग्रेजुअल स्वेलिंग इन द होल बॉडी, लगातार बॉडी में स्वेलिंग होते रहती है, पूरे बॉडी में, जो फेस और आई से शुरू होकर पूरे बॉडी में बढ़ते जाती है। ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कफ होती है। डज नॉट लाइक एयर, एयर में मतलब हवा उसको पसंद नहीं आएगा। स्कैंटी यूरिनेशन उसमें ये है, जबकि एक्सटर्नल विंड कोल्ड की वजह से है, फिर भी इसमें स्कैंटी यूरिनेशन उसमें कम होगा। टंग होगा वाइट कोटिंग विथ स्लिपरी और इसमें पल्स होगा फ्लोटिंग पल्स होगा। कॉजेज ऑफ डिजीज, शरीर के डिफेंसिव सिस्टम पर एक्सटर्नल विंड, कोल्ड एंड डैम्प तीनों एक साथ अगर आक्रमण होता है, तो ऐसे में लंग्स रोमकूप का नियंत्रण नहीं कर पाती है। जो लंग्स अभी तक हमारे ये इसको रोमकूप का कंट्रोल करती थी, उसका कंट्रोल नहीं कर पाती है और रोम छिद्र बंद होकर पसीना निकलना बंद हो जाता है। और ऐसे में फेफड़ों की फ्लूइड को शरीर के नीचे को प्रवाहित करने की क्षमता भी घट जाती है। ऐसे में रोगी के चेहरे पर एकाएक सूजन आ जाता है और रोगी धीरे धीरे सारे शरीर में यह सूजन चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाता है और द्रव्य नीचे की ओर प्रवाहित भी नहीं हो पाता है। रोगी का पेशाब की मात्रा भी जब बॉडी फ्लूइड्स नीचे की तरफ सही ढंग से नहीं प्रवाहित होगी तो उसमें पेशाब की मात्रा भी घट जाएगी, जिससे शरीर के नीचे के भागों में भी धीरे धीरे सूजन आने लगती है। तो हमने देखा ऊपर से शुरुआत होते हुए, चेहरे से, आईज के नीचे से शुरुआत होते हुए, तो अगर रेगुलर अगर फंक्शन नहीं करता है तो वह पूरे शरीर में फैल करके नीचे के पोर्शन में चली जाती है। और ऐसे में क्या होता है, यह रोग का कारण शरीर पर विंड और कोल्ड तथा डैम्प, इन तीनों के आक्रमण के कारण ऐसे होता है। इसमें प्रोटोकॉल हम देंगे LU7, LI4, LI6, LI7, UB12, UB13, CB9, इन सबों को हम सेलेक्ट करेंगे। जिसमें कि CB9, अभी तक ये सारे पॉइंट्स के बारे में हमने देखा, लेकिन CB9 ये ऐसा है जिसमें वाटर बैलेंस, यह इस पॉइंट को ट्रीट करने से हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस होता है। जैसे कि सूजन की वजह से जो फ्लूइड जमा हो गए हैं, इसको यह बैलेंस करता है और सूजन को खत्म करता है। फिर LU7, LI4 रोमकूप को खोलता है। LI6, LI7, CB9 फेफड़े के द्रव को नीचे की ओर से ऊपर फेफड़े नीचे से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन तक ले जाता है। UB12, UB13 शरीर से विंड कोल्ड को बाहर निकालता है। लंग्स ऑब्स्ट्रक्शन बाय ह्यूमिड फेल्गम 5th नंबर पर है। इसमें मेन सिम्टम आते हैं एक्सेस वाइट स्पूटम कमिंग आउट फ्रिक्वेंटली, वाइट स्पूटम लगातार निकलते रहता है। हेवीनेस इन चेस्ट में भारीपन लगता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डज नॉट लाइक लाइंग इन सपाइन पोजिशन, पीठ के बल नहीं सोना चाहता है, मतलब पेट की बल ही वो सोना चाहता है। क्रॉनिक कफ कमिंग फ्रिक्वेंटली, क्रॉनिक कफ लगातार निकलते रहता है। रोगी सर को ऊंचे उठाकर सोता है या रात में बैठा ही रहता है। उसको सोने से उसके अगर लेटता है तो उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। जनरली हमने ये देखा था कि कोरोना के टाइम में भी होता था, जिससे कि रोगी को बोला जाता था अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो उसको बोलते थे कि पेट के बल लेट कर रहना चाहिए, इससे कि उसके लंग्स का फंक्शन सही ढंग से वो नहीं अगर हो पाता है तो सुचारू हो जाए और उसमें ऑक्सीजन का लेवल ठीक हो जाता था। टंग में नजर आता है थिक वाइट कोटिंग विच इज स्टिकी। पल्स इसमें वीक फ्लोटिंग फाइन पल्स होता है। कॉज ऑफ डिजीज 2 कारण से होता है, इंटरनल कोल्ड, एक्सेस इंटरनल कोल्ड और एक्सेस फेल्गम रिटेन इन द लंग्स में जो एक्सेस फेल्गम जम जाता है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि स्प्लीन बनाने का काम
सॉरी, फेल्गम बनाने का काम स्प्लीन का होता है, लेकिन उसको स्टोर करता है लंग्स, स्टोर होता है। अगर एक्सेस लंग्स में 50% होता है फेल्गम स्टोर, उसके बाद 15% स्प्लीन में होता है, और शायद सर हार्ट में भी होता है। नहीं, किडनी, 3 और लिवर, किडनी या लिवर, किडनी, किडनी। किडनी में 10% फेल्गम का जमा होता है, बनता है या जमा होता है। स्प्लीन यांग डिफिशियंसी के कारण ज्यादा बलगम होता है। अगर स्प्लीन यांग डिफिशियंसी हो जाए तो ज्यादा बलगम बनेगा, जिससे कि जीभ पर मोटी सफेद परत आ जाती है। लंग्स की कमजोरी से बलगम फेफड़ों में जुड़ा रहता है। लंग्स की अगर डिफिशियंट रहेगा तो वह बलगम नीचे नहीं जा करके फेफड़े में जमा होगा, इसे छाती में भारीपन रहता है, तथा रोगी पीठ के बल सोने से रोगी को परेशानी होती है, और ऐसे में रोगी चाहता है कि अपना सर और छाती को उठा कर रहे, या बैठे बैठे ही सोना चाहता है। तो सबसे पहले स्प्लीन की डिफिशियंसी होती है, बाद में स्प्लीन यांग डिफिशियंसी में बदल जाती है। बाहरी आक्रमण से स्प्लीन और लंग्स कमजोर हो जाता है तथा इससे बलगम ज्यादा बनने लगता है। तब ऐसे केस में बच्चों में कुकुर खांसी की शिकायत होती है, और ज्यादा चिकनाई युक्त भोजन तथा ठंडी तासीर का भोजन से बलगम बनता है। अगर हम देखते हैं कि वैसे भी स्प्लीन को ठंडक नहीं पसंद होती है, तो चिकनाई युक्त या ठंडी तासीर का भोजन खाएंगे तो करते हैं तो बलगम ज्यादा बनता है। और इसमें ट्रीटमेंट हम देते हैं P6, LU1, LU1, LU5, LU7, ST40, UB13, इन सभी पॉइंट को हम, और इसके साथ साथ CV9 इसको हम सेडेट करेंगे, और एक पॉइंट UB20 को हम जो कि स्प्लीन का बैक सू पॉइंट है, इसको हम टोन करेंगे, क्योंकि स्प्लीन की एनर्जी को हम टोन करेंगे। डिफिशियंसी की वजह से बलगम ज्यादा बनता है, तो ये UB20 को हम टोन करेंगे। इसके बाद है CV12, CV17 और CV17 और CV22 को हम सेडेट करेंगे। इसमें CV9 वाटर बैलेंस करता है, पूरे बॉडी का वाटर बैलेंस करता है। CV17 लियो कनेक्टिंग पॉइंट है कंसेप्शनल वेसल्स का, जिसमें कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट है ट्रिपल वार्मर, SI, किडनी और SP के साथ यह कनेक्टिंग पॉइंट है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय फेल्गम हीट। लंग्स में जो ऑब्स्ट्रक्ट आता है फेल्गम हीट की वजह से, उसमें मेन सिम्टम आते हैं फोल स्मेलिंग, एक्सेस येलो और ग्रीन स्पुटम। फोल मतलब जला हुआ, सर फॉल मीन्स फाउल, जला, फाउल मतलब बहुत बहुत अरे दुर्गंध युक्त टाइप में, दुर्गंध, दुर्गंधित। दुर्गंध युक्त रहता है स्पोटम, और येलो और ग्रीन तरह का थूक निकलता है, स्पोटम होता है। अस्थमा इसमें नजर आएगा, या बार्किंग कफ, इसको कुकुर खांसी बोलते हैं। हेवीनेस इन चेस्ट, और इसमें टंग में सिम्टम आएगा, टंग्स दिखेगा हमें, रेड टंग विथ थिकी स्टिकी येलो कोट, और पल्स इसमें होगा रैपिड फुल। कॉजेज ऑफ डिजीज, इसमें यह 2 कारण से होता है। इस डिजीज के 2 कारणों से ये सारे सिम्टम होते हैं, या लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय फेल्गम 2 कारण से ये डिजीज होते हैं। इसमें एक्सेस इंटरनल हीट और एक्सेस फेल्गम रिटेन इन लंग्स। लंग्स में जब एक्सेस फेल्गम कफ बलगम जम जाता है, तो इसकी वजह से यह कारण बनता है इन सारे सिम्टम का, इस बीमारी का। तो ऐसे कंडीशन में अत्यधिक चिकनाई युक्त और गर्म तासीर का भोजन करने पर यह रोग हो जाता है। मसालेदार भोजन, तला हुआ मांस, शराब, गरम मसाला, मिर्च आदि गर्म तासीर के भोजन होते हैं। इसको धूम्रपान करने वाले, जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, अथवा खैनी खाने वालों को यह रोग जनरली हो जाता है। एक्सटर्नल हीट की वजह से ये रोग हो जाते हैं। तो ऐसे में है कि बाहरी विंड हीट के आक्रमण से भी कभी कभी यह रोग हो जाता है। ये सारे धूम्रपान, गर्म चीजों का सेवन करना, स्मोकिंग करना, इन सब के अलावा कभी कभी बाहरी एक्सटर्नल विंड हीट के कारण भी ये सारे सिम्टम रोगी में नजर आते हैं। इसका ट्रीटमेंट हम देंगे LU1, LU5, LU7, LU10, LI4, LU10, LI4, LI11, UB13, ST40, UB13, ST40, इन सबको हम सेडेट करेंगे, जिससे कि उसमें जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो निकले, और इसके साथ साथ CV12 को हम टोन करते हैं। लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय फेल्गम फ्लूइड, मेन सिम्टम इसमें आते हैं कफ विथ वाइट वाटरी फोर्थी स्पुटम, खांसी के साथ सफेद पानी जैसा या फेन युक्त बलगम का निकलना, ब्रेथलेसनेस, स्प्लेसिंग साउंड इन द चेस्ट से खड़खड़ाहट की आवाज का निकलना, या कपाहट, चिलीनेस। इसमें चिलनेस उसमें है, टंग पर जो सिम्टम नजर आएंगे वो है पीली जीभ तथा गाढ़ी
चिमड़ी परत, पीली जीभ रहेगी, गाढ़ा चिमड़ी परत रहेगा। पल्स होगा वीक एंड फाइन। कॉजेज ऑफ डिजीज, इसका कारण होगा लंग्स एंड स्प्लीन की क्रॉनिक डिफिशियंसी से आई कमजोरी। डिफिशियंसी जो बहुत लंबे टाइम से चल रही हो, उसकी वजह से जो कमजोरी होता है, इसका कारण होता है। बूढ़े और जनरली यह बूढ़े और या एज पर्सन में होता है। चिकनाई युक्त एवं ठंडी तासीर के भोजन का इसमें कम सेवन करना चाहिए इससे बचने के लिए। और इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम देंगे LU5, ST40, CV9, इनको हम सेडेट करेंगे। LU9, ST36, CV12, CV17, UV13, UV37, इन सबको हम टोन करेंगे। इसमें ST40 बलगम निकालने का एक स्पेसिफिक पॉइंट है। इसके अलावा CV9, जिसको कि हम टोन ये करेंगे, सेडेट करेंगे। वाटर बैलेंस, पूरे बॉडी के वाटर रिटेंशन को बैलेंस करता है। फिर UV37, हमने देखा था UV13 और UV37 एक दूसरे के पैरेलल, ये दोनों पॉइंट पाए जाते हैं, आसपास ही पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, लंग्स की को बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से हमने लंग्स के इस चैप्टर में ये देखा है। सर ये प्रोटोकॉल को करना है क्या? ना तो इस तरह से हमने लंग्स का देखा, लंग्स के बारे में जाना, और लंग्स में किस किस तरह की डिजीजेज हो सकती है, किस चीज़ की कमी से या एक्सेस से या कमी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से क्या क्या बीमारी हो सकता है, किस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए, और उनके प्रोटोकॉल के बारे में भी हमने देखा। तो थैंक यू सर। सुधा, बहुत अच्छे से क्लियर किया, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। थैंक यू। तो हम लोगों का देखिए कितना चैप्टर क्लियर हो रहा है। देखिए ये स्पेशल जो क्लासेस में ये वाले अलग से चैप्टर हैं जो 19 के बाद के हैं। जितने चैप्टर आप पढ़िएगा एक कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा आपको कि ये हार्ट का चीज है। हार्ट पढ़ा, अब आपने पढ़ा कि वर्चुअली लंग्स कैसे फंक्शन करता है। अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे जैसे स्टमक और स्प्लीन कैसे फंक्शन करती है। इससे हमको समझ में आने लगेगा जो हम लोग अपने ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल यूज करते हैं, उसमें हमको पहचानने में, समझने में आसानी रहेगी, और उसको हम लोग समझ पाएंगे कैसे ये रोग हमारा होता है, जो हम लोग समझ रहे थे कैसे है। बहुत बढ़िया ये है, और आप इसको पढ़िएगा दोबारा। जब आप इसको पढ़ने का वक्त नहीं मिलेगा, जो भी सेमेस्टर लोग करते हैं उसको एक्स्ट्रा कोई प्रयास करेगा वही पढ़ पाता है। अदरवाइज जो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 करते रहते हैं, तो वर्चुअली क्या है, वो उसी में ही जितना चैप्टर पढ़ाया जाता है उसी में लगता घूमते रहते हैं, और अल्टीमेटली ये चैप्टर, ये किताब खोल भी नहीं पाते। हम लोग खुद ही नहीं खोले होंगे, हम लोगों ने सेमेस्टर 2 किया होगा इसको। बिल्कुल सेमेस्टर सर, 2 आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी इसके साथ साथ एक बात ये जरूर जोड़ना चाहूंगी कि हम भी आप जिस तरह से क्लासेस करवाते हैं ना, इसी की वजह से इन सारे चैप्टर्स को हमने भी थॉरोली पढ़ा है। आपके कहने से 1-2 बार कभी पढ़ा जरूर होगा शुरुआत में सेमेस्टर करते समय, लेकिन इतने ध्यान से नहीं पढ़ा, और इतना इम्पोर्टेंट ये सारे चैप्टर्स हैं। बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, इसको जरूर आप सब भी पढ़िएगा। जो प्रोटोकॉल हम लोग देखते हैं इसमें बहुत बढ़िया से मिलते हैं। कंसेप्ट क्लियर होता है कि भाई वर्चुअली क्या ये है, क्या विंड हीट काट है, या विंड कोल काट है, क्या विंड काट है, क्या फ्लेम है, कैसे अटैक करते हैं। तो उसका एक है कि क्या सिम्टम आते हैं, उन सिम्टम को देख के तो इलाज करना हमको। उन सिम्टम को जान जाएंगे तो हम लोग इलाज कर पाएंगे। सो सिम्टम को हमको समझना है। और खेमका सर की आज पुण्यतिथि भी है, तो हम लोगों को हमको याद भी कर रहे हैं, उनको नमन भी कर रहे हैं। और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सभी लोग कर पाएंगे, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो उनके सपने थे उनको पूरा करने का प्रयास करें। और सपने व्यापक सपने हैं, बड़े सपने हैं, छोटे सपने नहीं है। हम लोग उसको छोटे शब्दों में ले रहे हैं, नहीं, उनके अर्थ व्यापक है। ईच वन रीच वन इतना बड़ा कंसेप्ट है, जैसे इन यांग है, चाइनीज में इन यांग का कंसेप्ट जो है इतना बड़ा कंसेप्ट है, उसी में सारे रोग समाहित है। सारे रोग, इंटरनल, एक्सटर्नल, हॉट, कोल्ड, बाहरी, ठंडक, गर्म, डिफिशियंसी, एक्सेस, सब उसी में समाहित है। उसी तरह ईच वन रीच वन में सब समाहित है। अगर ये हम लोग कर लें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जिस दिन हम लोग ईच वन रीच वन में हो जाएंगे, 146 करोड़, मतलब अभी 140 करोड़ है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में हमको ईच वन रीच वन करना है। तो ये समझिए कि हमको कम से कम चाहिए 15-20 लाख थेरेपिस्ट। कौन करेगा, कितने सालों में होगा, क्या हमको 100 सालों में ही चाहिए?
नहीं, हमको चाहिए ये 4-5 साल में चाहिए, तो हमको ये अपने आप को बहुत एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो सीख रहा है 10-10, 12-12 लाख की संख्या में जब होगा तब जाकर हम लोग हो पाएंगे। एक आदमी 100 को करेगा तब हो पाएंगे। तो इस तरह हम लोग, और हमको इस बात पर ना गर्व होना चाहिए, ना गलतफहमी होनी चाहिए कि हमने अभी तक बहुत किया है, अभी तक हम लोगों ने बहुत कम किया है। हमको इस बात का दुख भी नहीं होना चाहिए, ये सुखानुभूति इसलिए होनी चाहिए कि ठीक है, हमने जो भी किया अच्छा किया, और अपने अपने हाइपोथैलेमस को भी हम प्रसन्न रखना चाहते हैं। लेकिन हमको प्रयास इतना करना है, इतना गर्वानुभूति न हो कि हम लोग समझें कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो इसलिए हम लोग, बहुत किताबें हैं, ट्रीटाइज 1 से लेकर 24 तक की है। हम लोग बहुतों के नाम नहीं जानते, बहुतों को हम लोग ने देखा नहीं होगा। शीतल बासुप्रिया मैडम, बहुतों को हम लोग ने देखा भी नहीं होगा। संजय जी बहुत किताबों को कभी देख नहीं पाएंगे, उनके बारे में कभी सुन नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे उनके है क्या उसमें। बहुत से रोगों के नाम नहीं जान पाएंगे जो उसमें मिलेंगे आपको। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम लोग अपने ज्ञान को वृद्धि करें, किताबें पढ़ करके उस ज्ञान को बाहर ट्रांसफर करें, और उसके माध्यम से हम पीड़ित मानवता की सेवा का अगर व्रत ले रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको अपने को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, एक से 100 बनाना पड़ेगा, और तभी जो है हमारा खेमका सर का पूरा सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं कल। प्रणाम सर। प्रणाम सर। Thank you, sir. Thank you, Sudha. थैंक यू। थैंक यू।